हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं सीटेट अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ है, पेपर 1, उसका सीडीपी का जो सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर्स है, मतलब ऑफिशियल आंसर के आने से पहले उसका हम एक एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो मोस्ट पॉसिबल आंसर होगा उसको बताने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, as per Lev Vygotsky, dash plays a significant role in the development of conceptual abilities among children. फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टैंडर्ड करिकुलम, सेकंड है टेंगेबल रिवर्ड्स, थर्ड है पीयर कोलैबोरेशन और फोर्थ सोशल आइसोलेशन। तो इसका सीधा सा उत्तर होगा पीयर कोलैबोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4-year-old Aparna says that a button is alive because it helps tie her shirt together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by hypothetical deductive thinking, transductive reasoning, animistic thinking या सेंट्रेशन। तो हमें पता है कि एनिमिस्टिक थिंकिंग होगा ये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, according to Lev Vygotsky's theory, inner speech, option 1 is a way for children to regulate their own thinking, is a way for children to communicate with an imaginary friend, is a sign of cognitive immaturity, is a sign of development delay। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इज़ ए वे फॉर चिल्ड्रेन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग। हमें पता है कि लेव वाइगोत्स्की इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच की बात करते हैं, जो कि बच्चे यूज़ करते हैं अपने खुद के एक्शन को रेगुलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, ए फिलोसोफर हैज़ डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड ए स्कल्पचर हैज़ मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका जो ऑप्शंस दिया हुआ है इधर 4 ऑप्शन, इनमें से मुझे एक भी ऑप्शन सही नहीं लगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि आपको पता है इसका आंसर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। ऑप्शन 1, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स वेयर डिस्ट्रैक्टिंग मी। आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज ए टफ ग्रेडर। आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ। I didn't get good marks because the teacher was biased। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा एक उदाहरण है एक इंटरनल एट्रीब्यूशन फेलियर का, मतलब मैंने जो हुआ उसका जिम्मेदारी खुद लेने का। तो इसका सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, आई फेल द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी इनफ। मैंने फेल किया क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is an example of a question that requires students to reflect on their own thinking। नीचे दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा एक ऐसा प्रश्न है जो प्रश्न बच्चों को क्या करेगा, उनको खुद के थॉट पे या खुद का जो चिंतन है उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए बाध्य करेगा, ठीक है, या विचार करने के लिए। हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज़ ऑफ verbs changed since the beginning of the class। तुम्हारा जो थिंकिंग है अबाउट द यूज़ ऑफ verbs का यूज़ को लेके वो किस तरह चेंज हुआ है सिंस द बिगिनिंग, शुरू से अब तक, ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड verbs इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन्स और verbs का क्या रिलेशन होता है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए verb का डेफिनेशन क्या होता है। और ऑप्शन 4 है, हाउ डू यू चेंज ए वर्ब टू प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट टेंस में वर्ब का उपयोग कैसे होता है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो ऑप्शन 3 और 4 जो है वो नहीं होगा, इन दोनों को हम आइसोलेट कर देते हैं। और ऑप्शन 1 और 2 ये दोनों ही सही लग रहे हैं, तो मोस्ट सूटेबल मेरे हिसाब से जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाकी ऑफिशियल आंसर की का हम वेट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एजर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है ये, हमें पढ़ के एजर्शन और रीजनिंग दोनों को पढ़ना है और फिर सही आंसर को चूज़ करना है। एजर्शन में ये बता रहा है कि एट ए वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज while बॉयज़ प्रेफर टू प्ले विथ कार्स। मतलब ये कि अर्ली एज में गर्ल्स जो होते हैं वो टॉयज़ को अपने खिलौने के तौर पे चुनती है और बॉयज़ कार्स को। रीजनिंग में बताया जा रहा है, रीजन में चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज़ कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट फॉर ए बॉय और ए गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ए पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। ऑप्शन रीज़न में ये बताया जा रहा है कि बच्चे वही इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं या फिर इकट्ठा करते हैं या फिर वैसे ही उनकी समझ डेवलप होती है जैसा एक पर्टिकुलर कल्चर में जिस कल्चर में वो रहते हैं वो कल्चर जैसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करता है उनसे, उस हिसाब से वो अपना मतलब थॉट प्रोसेस उनका उसी तरह से डेवलप होता है, ऐसा समझ लीजिए। तो इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से दोनों ही सही है, और एजर्शन जो बता रहा है रीज़न उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है सही तरीके से। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा मेरे हिसाब से। बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। फिर वही एजर्शन रीजनिंग वाला। इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स, वाइगोस्की का जो थ्योरी है उसके बेसिस पे क्वेश्चन लग रहा है। इंटरेक्शन विथ मोर नॉलेजेबल अदर्स सच एज टीचर्स एंड पीयर्स कैन प्रोवाइड द नेसेसरी सपोर्ट एंड गाइडेंस टू हेल्प लर्नर्स डेवलप देयर अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स के साथ जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन की वजह से बच्चों का क्या होता है, उनको नेसेसरी सपोर्ट मिलता है, किस लिए, उनका अंडरस्टैंडिंग और स्किल डेवलप करने के लिए। रीज़न में बता रहा है कि सोशल इंटरेक्शन इज़ ए की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। मतलब कि सामाजिक जो संपर्क है वो सीखने और विकास का एक प्रमुख मतलब कंपोनेंट है। तो ये भी मेरे हिसाब से बोथ एजर्शन एंड रीजनिंग आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Question number 9. According to Lev Vygotsky, language development facilitates cognitive development. Option 2. Social factors influence language development but not cognitive development. Option 3. Cognitive development facilitates language development. Option 4. Language development and cognitive development and advance independent from each other. तो हमें पता है कि Vygotsky ये कहते हैं कि लैंग्वेज जो है उसका एक प्रमुख भूमिका रहता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, एट व्हिच लेवल ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग्स मोरल रीजनिंग डू चिल्ड्रन टिपिकली बिलीव दैट पीपल शुड लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड बिहेव इन गुड वेज। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से कॉन्वेंशनल लेवल का होगा, ऑप्शन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 11 है, which of the following is an effective method to enhance problem solving skills in children। बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए में से कौन सा एक इफेक्टिव मेथड है यानी कारगर पद्धति है। ऑप्शन 1 कह रहा है गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज टू ब्रेनस्टॉर्म एंड मेक इंट्यूटिव गेसेस। Option 2, discouraging independent thinking and focusing on declarative knowledge. Option 3, encouraging them to avoid difficult problems. Option 4, providing them with ready-made solutions to problems। तो इसका उत्तर ही ऑप्शन नंबर 1 ही होगा। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग या क्रिटिकल थिंकिंग का मौका देना चाहिए, तभी उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स
डेवलप होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्ट्रेसेस ऑन। एक्सपीरियंशियल लर्निंग अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो वो किस पे स्ट्रेस देता है? लर्निंग एज ए प्रोडक्ट रेदर देन ए प्रोसेस। ऑप्शन 2, कंट्रोल ऑफ टीचर ऑन लर्निंग ऑफ चिल्ड्रेन। ऑप्शन 3, द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन लर्निंग। ऑप्शन 4, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होगा, तभी बच्चे का क्या होगा, एक्सपीरियंशियल जो एक्सप्लोरेशन या फिर एक्सप्लोरेटिव जो लर्निंग का डोमेन है उसमें स्ट्रेस देगा ये। क्वेश्चन नंबर 13, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Assertion, teachers should create a meaningful environment which seeks active participation and engagement of all children. टीचर जो है वो एक मीनिंगफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें सारे बच्चों का क्या होगा, एक्टिव एंगेजमेंट होगा। रीज़न कह रहा है ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। रीज़न ये कह रहा है कि सारे बच्चे जो होते हैं वो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं सीखने के लिए, एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग, और वो सीखने में सक्षम भी है। तो इसका उत्तर जो है वो देखा जाए तो 3 ही सूटेबल लग रहा है। हालांकि इसमें अगर देखा जाए तो ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड, इस बात पे किसी किसी को दिक्कत भी हो सकती है शायद। लेट्स वेट फॉर द ऑफिशियल आंसर कीज। मेरे हिसाब से तो 3 ही होगा। 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द कोर्स ऑफ लर्निंग। नीचे दिए गए में से कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं करता या फिर कंट्रीब्यूट नहीं करता? तो इसका सीधा उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन। डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन मतलब संदर्भ में से हटके, प्रसंग से हटके, गैर प्रसंगीकरण, तो ये नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगोराइजेशन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, ये तीनों होगा। हमें नोट पूछा गया है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल और फाइन मोटर स्किल दोनों दो टाइप के मोटर स्किल्स होते हैं, हमें पता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिनमें हमारा बड़े मसल्स का यूज़ होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, स्विमिंग। कटिंग एलोंग द आउटलाइन ऑफ ए बिग रेक्टेंगल ऑन ए पेपर नहीं होगा ये भी, इसमें हमारा जो छोटे छोटे मसल्स है उंगलियों का उसका यूज़ होगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आप अगर देखेंगे तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 जो दिया गया है वो दोनों लगभग सेम ही है दोनों में। तो इसका मुझे कोई समझ नहीं आया, अगर आप लोगों को कोई पता हो तो बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 17, इन अर्ली चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश व्हाइल इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ डैश एंड थिंकिंग इज डैश। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया है कि ग्रोथ स्लो होता है अर्ली चाइल्डहुड में, जो कि नहीं होगा। हमें पता है कि अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ फास्ट होता है या फिर स्टेडी होता है, स्लो नहीं होता। तो ये ऑप्शन 3 या 4 में से एक होगा उत्तर। तो ग्रोथ इज स्टेडी एंड थिंकिंग इज समव्हाट इगोसेंट्रिक या फिर लॉजिकल, कौन सा होगा? मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 समव्हाट इगोसेंट्रिक होगा, उसके बाद का दोनों हम मिला लेते हैं अभी। व्हाइल इन मिडिल चाइल्डहुड ग्रोथ स्लोज एंड थिंकिंग इज लॉजिकल। तो इसका सही ऑप्शन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट इज डैश which refers to the tendency to focus on one aspect of a situation and neglect others। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक डैश है जो किसी स्थिति में एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसके बारे में मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। बाद में अगर मुझे पता लगेगा तब मैं शेयर कर दूंगा। व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्वेश्चन नंबर 19। असेसमेंट फॉर लर्निंग का मेन गोल क्या होता है? टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, ये नहीं करना है हमें पता है वाली बात ही। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर्स, ये भी नहीं करना है। टू इवेलुएट स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ये भी नहीं करना है। तो बचता है ऑप्शन नंबर 4, जो कि होगा सही उत्तर। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज्ड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। हमें पता है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम इसी मतलब से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एट व्हिच एज कैन चिल्ड्रन एंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व ए प्ले ऑन वर्ड्स। इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूँगा क्योंकि इसका भी मुझे अप्रोप्रिएट कोई आइडिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, कार्ल ग्लिगन हैज़ क्रिटिक्ड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है उसको कार्ल ग्लिगन नामक एक महिला ने क्रिटिसाइज़ किया था। तो उन्होंने किस बेसिस पे उस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया था? फॉर यूजिंग केस स्टडी एज द रिसर्च मेथड, नहीं। फॉर ए सोशल कोग्निटिव पर्सपेक्टिव, नहीं। फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फॉर नॉट गिविंग एडिक्वेट इम्पोर्टेंस टू जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स का कोई बात नहीं है, उन्होंने इसलिए क्रिटिसाइज़ किया था, बताया था कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत दिया है उन्होंने वो जेंडर बायस्ड है, उन्होंने सिर्फ मेल सैंपल को यूज़ किया था। तो ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव वाला जो ऑप्शन है वो होगा हमारा सही उत्तर। While dash agencies of socialization are predominantly important in infancy, dash agencies of socialization also become important in early childhood. तो इसका सीधा उत्तर होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर 3। While primary agencies of socialization are predominantly important in infancy, secondary agencies of socialization also become important in early childhood. क्वेश्चन नंबर 23, डिस्ग्राफिया क्या है? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है करेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ अटेंशन एंड इम्पल्सिव बिहेवियर, ये नहीं है क्योंकि हमें पता है डिस्ग्राफिया एक लर्निंग डिसऑर्डर है। स्पीच डिसऑर्डर भी नहीं है, लोकोमोटर डिसऑर्डर नहीं है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, हालांकि हमें पता है डिस्ग्राफिया राइटिंग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर मेरे हिसाब से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय ट्रैवल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, द अप्रोच टू educating gifted children which moves them through curriculum at an usually rapid pace is known as। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है, क्या कहलाता है? इमर्शन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, एनरिचमेंट, एक्सेलरेशन। तो मेरे हिसाब से इसका उत्तर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट हैविंग ऑटिज्म। निम्नलिखित में से स्वालीनता वाले विद्यार्थियों के विशिष्ट विशेषता कौन सी है? हायर लेवल कम्युनिकेशन स्किल्स, नहीं होगा। सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट, एडवांस सोशियो इमोशनल रेसिप्रोसिटी और फ्रीक्वेंट रिपीटेटिव रिकरिंग बिहेवियर। तो हमें पता है ऑटिज्म में रिपीटेटिव बिहेवियर आता है, ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 26, टीचर हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम, ऑप्शन 1 क्रिएट करिकुलम एडेप्टेशंस, इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस, सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल। तो इसमें हमें चूज़ करना है व्हिच ऑफ द अबव आर करेक्ट, कौन सा जो सीरीज़ है वो सही है। तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 4 कतई नहीं होगा, तो इसको डिलीट कर देते हैं। जिसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं होगा, क्योंकि डाइवर्सिटी कभी ऑब्स्टेकल नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन वैसे ही डिलीट हो गए, बचता है ऑप्शन नंबर 3, वही होगा सही उत्तर हमारा। डाइवर्सिटी कभी ऑब्स्टेकल नहीं मानता पेडागोजी। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सीन एज ए बैरियर एंड हिंड्रेंस, नहीं होगा। टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ
human diversity should be ignored and attempts should be made to bring uniformity in learning styles should not be taken into consideration during teaching learning process. तो इसका सीधा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, should be valued and seen as a reflection of human diversity. Question number 28. Read the following statements and choose the correct option. Assertion: to facilitate critical thinking among learners, teachers should expose them to diverse situations and differing perspectives. शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए. रीजन कह रहा है स्टूडेंट्स लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंसेस. तो ऑप्शन एजर्शन ये कह रहा है कि बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग को फैसिलिटेट करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, डाइवर्स सिचुएशन में एक्सपोज करना चाहिए डिफरिंग पर्सपेक्टिव से. और रीज़न भी ये कह रहा है कि स्टूडेंट लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली एज दे एंगेज इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंसेस. जब वो कन्वर्सेशन में डिफरेंसेस के मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंसेस जो कन्वर्सेशन में जुड़ते हैं तब उनका क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है. तो ये दोनों ही सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर. बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. Question number 29. The primary goal of learning should be development of critical thinking, memorization of facts, become excellent and rote rehearsal, competing with peers. तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा जो कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन है. Question number 30. Children learn more effectively in a concept proceeds from rational to empirical, general to specific, abstract to concrete, complex to simple. तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जनरल टू स्पेसिफिक. तो ये था हमारा आज का सीडीपी का जो 23 अगस्त का क्वेश्चन पेपर रहा है, पेपर 1 का उसका एक पॉसिबल एनालिसिस. बाकी सब्जेक्ट्स का भी इस चैनल में कवर करने की कोशिश किया जाएगा. जुड़े रहिएगा हमारे साथ. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो.